जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है आज हमारा चैप्टर नंबर 5 हमारे AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स का। और इसमें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि AWS अभी तक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और भी क्लाउड कंपटीटर्स हैं, जैसे एज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है, IBM क्लाउड है, डिजिटल ओशन है, लाइनोड है। लेकिन AWS अभी भी मार्केट शेयर के हवाले से पहले नंबर पर है। और AWS की इस खुसूसियत की वजह जो है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यानी AWS के रीजन्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। रीजन्स हो गए, अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए, एज लोकेशंस हो गई, डाटा सेंटर्स हो गए, वो सारी पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हम बात करते हैं AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी AWS के क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई रियली नीड योर सपोर्ट। और सबसे पहली स्लाइड जो है वो है AWS इज़ ग्लोबल। यानी मतलब क्या है कि AWS अब पूरी दुनिया में हर जगह अवेलेबल है। द AWS spans 114 यानी 114 अवेलेबिलिटी जोन्स विद इन 36 ज्योग्राफिक रीजन्स। अब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उस दिन के हिसाब से डाटा है। हो सकता है 3 साल बाद जो है ना, ये सारी चीज़ें डबल हो जाएं, 200 से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स हो जाएं, 70, 70, 80, 90, 100 इतने ज्योग्राफिक रीजन्स हो जाएं। तो एक ज्योग्राफिक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, और एक अवेलेबिलिटी जोन में 2-3 डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। 16 more availability zones and 5 more AWS regions in New Zealand, Kingdom of Saudi Arabia, Taiwan, Chile are coming soon। तो ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ना कि ये आज के हिसाब से अभी तक 36 हैं ज्योग्राफिक रीजन्स, और 114 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, और मजीद जो है 5 मोर रीजन्स यानी आ रहे हैं, और कितने ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स वो अनकरीब इन लोकेशंस पर, जिनमें न्यूजीलैंड है, सऊदी अरेबिया है, ताइवान है, चिली है, ये जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। तो जो ये लॉन्च होते हैं वो हमारे पास जिस वक्त हम कंसोल में जाते हैं वो रीजन्स आ जाते हैं। जैसे रीजन्स में सबसे मशहूर जो है US ईस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद मुंबई है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम है, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। साउथ अफ्रीका में है, और ऑस्ट्रेलिया में भी है, दुबई में भी है। तो AWS की यही वजह है कि AWS अब पूरी दुनिया में अपने रीजन्स को, अवेलेबिलिटी जोन्स को स्पैन कर रहा है, मतलब फैला रहा है। ठीक है जी। और अब इसके बाद AWS रीजन क्या है? AWS रीजन जो है वो एक फिजिकल लोकेशन ऑन अर्थ वेयर AWS हैज इट्स डाटा सेंटर। ये एक फिजिकल लोकेशन होती है। देखिए, एक रीजन जो है वो एक फिजिकल लोकेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो मैं कहता हूँ कि AWS हमारे अगर पाकिस्तान में एक रीजन लॉन्च करे, तो हो सकता है वो लाहौर में लॉन्च करे, कराची में लॉन्च करे। तो ये एक रीजन हो जाएगा। रीजन से मुराद फिजिकल डाटा सेंटर्स उस लोकेशन में लॉन्च होंगे। जैसे अगर आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, तो आपके मुख्तलिफ शहरों में, मुंबई में तो है, और इसी तरह नेपाल में अगर लॉन्च करना चाहिए, जो भी यानी लोकेशन हो, फिजिकल लोकेशन को रीजन कहते हैं। अब एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, इन सब टर्म्स में डिफरेंस है। और एक अवेलेबिलिटी जोन में फिर मजीद आगे डाटा सेंटर्स होते हैं। AWS regions are distinct geographic areas like the US East, नॉर्थ वर्जीनिया, जो सबसे ज्यादा जहाँ पर खच है, ठीक है। खच से मुराद यानी हर बंदा जो है ना वो इस रीजन में अपने रिसोर्सेज बनाता है। तो ये सबसे यानी कॉमन और सबसे टॉप पर हैं ये रीजन्स। US वेस्ट है, ओरिगॉन, यूरोप, आयरलैंड। AWS हैज ऑलरेडी लॉन्च 36 रीजन्स वर्ल्ड वाइड। ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 36 फिजिकल लोकेशंस पे AWS के डाटा सेंटर्स पूरी दुनिया में अब फैल चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कस्टमर्स, अब जैसे कोई आयरलैंड में कस्टमर है,
जिसने अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च करनी है AWS को यूज़ करते हुए, तो वो यही रीजन आयरलैंड वाला यूज़ करेगा। तो उसमें उसको फ़ायदा क्या होगा? उसको फ़ायदा ये होगा कि उसकी एप्लीकेशंस वो स्पीडी होंगी। ठक करके जो है ना उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसके यूज़र्स के लिए। तो जो-जो आप किसी रीजन के करीब होते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं अपनी एक एप्लीकेशन वो यूएस ईस्ट वाले रीजन में लॉन्च करूँ, तो हो सकता है मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा ना हो वेबसाइट के खुलने की, जितनी अगर बिलफ़र्ज़ कराची में अगर रीजन हो और मैं वहाँ एप्लीकेशन लॉन्च करूँ, परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मेरे यूज़र्स को जल्दी वो एप्लीकेशन मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट जल्दी ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ही मेरे क्लोज़ रीजन कराची में या लाहौर में वो एप्लीकेशन होस्टेड है। तो ये फ़ायदा होता है रीजन्स का, जितने ज़्यादा आप अपने रीजन के करीब होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके कस्टमर्स को फ़ायदा होगा। अब इसके बाद व्हाट इज एन अवेलेबिलिटी जोन? एन अवेलेबिलिटी जोन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर डाटा सेंटर्स। तो मतलब क्या है? डाटा सेंटर क्या होता है? जहां पर फिजिकली हमारे सर्वर्स रैक्स में माउंट होते हैं। यानी डाटा सेंटर में हमारी स्टोरेज, हमारे फिजिकल सर्वर्स वगैरह और नेटवर्क्स, बैंडविड्थ, सारी चीजें जो है ना वो डाटा सेंटर में होती हैं। अब एक अवेलेबिलिटी जोन में एक डाटा सेंटर भी हो सकता है या 3 या 4 भी हो सकते हैं। बिलफर्ज जिस वक़्त आप एक EC2 वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हैं, तो वो आपको ऑप्शन देता है। मिसाल के तौर पर आप इसको किस रीजन में लॉन्च करना चाहते हैं। रीजन की बात हो गई। अब रीजन के बाद मज़ीद वो आपको यूएस ईस्ट 1 A, B, C, D ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना हमारे पास ये ज़ोन्स हैं। मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन्स, उनमें हम अपने वर्चुअल मशीन्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक अवेलेबिलिटी ज़ोन में एक डाटा सेंटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और अवेलेबिलिटी ज़ोन्स आर हाइली अवेलेबल डाटा सेंटर्स विदिन ईच AWS region. Each AZ is a physically isolated yet connected cluster of one or more data centers within a specific AWS region. तो ये सबसे देखें पहले AWS region, ये एक फिजिकल लोकेशन आ गई। उसमें एक अवेलेबिलिटी जोन भी हो सकता है या 2 या 3 भी हो सकते हैं। अब मज़ीद हर अवेलेबिलिटी ज़ोन में एक डाटा सेंटर भी हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है? और वो सारे के सारे एक-दूसरे के साथ हाई बैंडविड्थ के साथ, इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होते हैं। बाय डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस अक्रॉस मल्टीपल एज़ीज़, वी कैन अचीव हाई अवेलेबिलिटी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा वो हमें कस्टमर्स को होता है हाई अवेलेबिलिटी का। देखें, मेरी एक एप्लीकेशन है, उसको मैं अगर मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन्स को यूज़ करते हुए लॉन्च करता हूँ, तो बिलफ़र्ज़ अगर कोई एक अवेलेबिलिटी ज़ोन किसी भी वजह से फ़ेल हो जाता है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन हर वक़्त अवेलेबल रहेगी। हो सकता है वो मल्ट एज़ी बी से चल पड़े, एज़ी सी से, ठीक है? ये मिसाल के तौर पर 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं, एज़ी ए, बी और सी। मेरी एप्लीकेशन अगर तीनों में और डाटा तीनों में कंसिस्टेंटली रेप्लिकेट हो रहा है, तो इनमें से अगर कोई एक अवेलेबिलिटी ज़ोन डाउन होता है या कोई डाटा सेंटर डाउन होता है, पावर आउटेज आ गई, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन हमेशा चलती रहेगी क्योंकि साथ वाले जो अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं बी और सी, वो मेरी एप्लीकेशंस को उसी वक्त अप एंड रनिंग रखेंगे। इसी को हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं कि जिसमें किसी भी सूरत आपकी एप्लीकेशन, आपका डाटा, आपकी वेब ऐप्स वो किसी भी सूरत में डाउन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी एप्लीकेशन को 2-3 मल्टीपल यानी अवेलेबिलिटी ज़ोन्स में होस्ट करूँगा, तो मुझे उसके चार्जेस भी उसी तरह देने होंगे। क्योंकि मेरी एप्लीकेशन वो तीनों अवेलेबिलिटी ज़ोन्स पर रेप्लिकेट होगी, चलेगी, तो डेफ़िनेटली मुझे कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी। तो यानी हाई अवेलेबिलिटी अचीव करने के लिए हमें पैसों की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इसके बाद ये देखें इस डायग्राम को, ठीक है? अब ये हमारे पास ये एक पूरा रीजन है, ये येलो, ठीक है? ओरेगॉन एक पूरा रीजन है। गव क्लाउड यूएस बेस्ट ये एक पूरा
रीजन है। और इसके बाद ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। अब गव क्लाउड यूएस वेस्ट में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ओरिगोन में जो सबसे बड़ा यानी एडब्ल्यूएस का रीजन है उसमें 4 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। नॉर्थ कैलिफोर्निया में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया रीजन। रीजन के बाद 3 अवेलेबिलिटी जोन्स, और हर अवेलेबिलिटी जोन में हो सकता है 1 या 2 या 3 डाटा सेंटर्स हों, और ये इस तरह यूं आपस में कनेक्टेड हैं। तो रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स, ये हमारे पास 3 बड़े रीजन्स आ गए, और ब्लू डॉट्स हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स आ गए। अब इसके बाद एज लोकेशंस क्या होती हैं? एज लोकेशंस आसान अल्फाज में डाटा सेंटर्स ही होते हैं। ठीक है, एंड एज लोकेशन इज आल्सो अ डाटा सेंटर टू डिलीवर कंटेंट टू यूजर्स विद मिनिमल लेटेंसी। AWS edge locations are primarily used by Amazon CloudFront। CloudFront जो है वो एक Amazon की सर्विस है जिसका एक ही पर्पस है कि हमारे कस्टमर्स को यानी AWS के कस्टमर्स को उनका डाटा, ठीक है, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, वो इंतहाई स्पीड के साथ यानी फास्टर और लेटेंसी कम से कम हो, उनको वो चीज़ें, उनका डाटा जल्दी मुहैया हो, जल्दी फराहम हो। ठीक है, AWS CloudFront is used to deliver content to the users with minimal latency, or it also ensures faster content delivery with the cached copy of content। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं एक कस्टमर हूँ और मैं अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, तो यूं ही मैंने पहली दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस किया, तो इसके बाद AWS क्या करेगा, उसकी एक कॉपी लेकर एक एज लोकेशन पर रख देगा। ठीक है, यानी एक कैश्ड कॉपी, एक कैशे कॉपी जो है वो उस एज लोकेशन पर बस पड़ी रहेगी। इसके बाद अगर मैं दोबारा अपनी उस एप्लीकेशन को या डाटा को एक्सेस करता हूँ, तो वो वही कैशे कॉपी जो है ना वो मुझे सर्व होगी, लेकिन इंतहाई स्पीड के साथ, कोई लेटेंसी नहीं होगी। लेटेंसी किसको कहते हैं? लेटेंसी कहते हैं डिले को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें फ्रस्ट्रेट करती है। देखें ना, जिस वक़्त आप abc.com लिखते हैं, ठक से वेबसाइट अगर लोड हो जाए, आप खुश होते हैं, और ये यूज़र एक्सपीरियंस भी होता है, और गूगल भी इन चीज़ों को काउंट करता है। जो स वेबसाइट जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ लोड होती है, वो उतनी ही ज़्यादा आगे रैंक करती है। तो इस तरह अगर लेटेंसी कम होगी, तो यूज़र्स को एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर अमेज़न क्लाउडफ्रंट जो कि एक सर्विस है, और इसका कोर पर्पस यही है कि जो डाटा की कैश्ड कॉपीज हैं वो कस्टमर्स को सर्व हों, और कस्टमर्स को इजीली और कम से कम डिले में और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में उनका डाटा, उनकी हाई क्वालिटी इमेजेस, उनकी वीडियोस जल्दी जल्दी उनको मिल जाएं, यानी वो उनको ज़्यादा जो है ना डिले ना करना पड़े, कोई किसी किस्म की स्लोनेस ना हो, स्लगिशनेस ना हो। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एज लोकेशंस यूज़ होती हैं। एज लोकेशंस में हमारे डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं उनकी कैशे पड़ी होती है। अगर कोई चीज़ हम बार-बार एक्सेस कर रहे होते हैं, तो बजाय जो है वो ओरिजिनली हमारे जो रिसोर्स है AWS का EC2 इंस्टेंस है, वहाँ से लेने की बजाय एज लोकेशन से ही वो चीज़ें सर्व हो जाएँगी, और इसमें लेटेंसी या डिले बहुत कम होगा, और ज़्यादा फास्टर और स्पीड के साथ हमारी वेबसाइट्स, हमारा डाटा हमें डिलीवर होगा। और इसीलिए इनको कहते हैं POPs, क्लाउड फ्रंट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, जो एज लोकेशंस हैं या डाटा सेंटर्स हैं, ये पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस हैं। AWS CloudFront has over 700 points of presence in 90 cities across 47 डिफरेंट कंट्रीज, और इनका कोर पर्पस यही है, लेटेंसी कम से कम हो, डिले कम से कम हो, फास्टर और तेजी के साथ, स्पीड के साथ डाटा कैश्ड यानी कॉपीज हमारे कस्टमर्स को मिल जाए। और इसका कोर पर्पस यही है कि बजाय मैं अगर किसी चीज़ को फैच कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, तो EC2 के बजाय जो है ना वो एज लोकेशन से ही वो चीज़ मुझे मिल जाए, तो डिले कम से कम हो जाएगा। अब इसके बाद
लैब टाइम में हम देखते हैं AWS के रीजन्स को। यहाँ पर मज़ीद जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। वैसे ये खैर लैब्स तो उस तरह की है नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये कितने बड़े रीजन्स हैं, जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है। तो अब इसमें मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ एशिया पैसिफिक, ठीक है? एशिया पैसिफिक में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ये देखें रीजन्स आ रहे हैं, ठीक है? किसी भी जगह पर आप क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बीजिंग चाइना है, तो यहाँ पर देखें 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं। अब इस एक रीजन में 3 एज़ी हैं, ठीक है? और एक लोकल ज़ोन भी है। और इसके अलावा मुंबई है, जैसे मैंने आपको कहा कि मुंबई भी एक बहुत बड़ा रीजन है, हैदराबाद इंडिया है, 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं। और इसमें मुंबई में भी 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं, ठीक है? थाईलैंड में भी हैं और इसी तरह जो है आगे हांगकांग भी है, सही है? और यहाँ पर देख लें हर रीजन की एशिया पैसिफिक में सिंगापुर है, टोक्यो है, इसके बाद सियोल मेरे ख्याल में साउथ कोरिया में, हाँ जी, साउथ कोरिया में, और इसके 4 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं, ठीक है? इसी तरह अगर बिलफ़र्ज़ मैं नॉर्थ अमेरिका को देखूँगा तो इसके तो बहुत ज़्यादा रीजन्स होंगे, जैसे यहाँ पर देख लें काफ़ी ज़्यादा हैं, और ज़ोन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पर अवेलेबिलिटी ज़ोन्स 4 हैं, यहाँ पर 6 हैं, ठीक है? और इसी तरह किसी भी रीजन के बारे में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। और अब ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ देखें मेलबर्न, और इसके अलावा सिडनी है, और न्यूज़ीलैंड में ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जल्दी आ रहा है। पहली स्लाइड में भी हमने इसको देख लिया था कि न्यूज़ीलैंड का रीजन जो है ना वो जल्दी आने वाला है। और इसके बाद देख लें यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि रीजन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी ज़ोन्स क्या होते हैं, और फिर उस पर जो है AWS की सर्विसेज चलती हैं। यहाँ पर हमने वैसे इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया, लोकल ज़ोन्स भी होते हैं। तो लोकल ज़ोन्स में AWS लोकल ज़ोन्स प्लेस कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस एंड अदर सेलेक्टेड AWS सर्विसेज क्लोजर टू एंड यूजर्स। तो जो उनको अवेलेबल हों लोकली, उनको लोकल ज़ोन्स भी कहते हैं। तो कुछ जगहों पर AWS ने अवेलेबिलिटी ज़ोन्स के साथ-साथ लोकल ज़ोन्स भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अब इधर अगर मिसाल के तौर पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें देख लें मैंने वैसे 36 कहा है, सॉरी, हो उसके लिए माज़रत 37 हो चुके हैं लॉन्च रीजन्स। तो अब मिसाल के तौर पर 2 सालों के बाद अगर मैं ये सेम वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो हो सकता है 60-70 हो जाएँ। और इसके अलावा 117 जो है ना वो अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं, और 700 क्लाउड फ्रंट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस हैं, यानी एज लोकेशंस हैं, जहाँ पर हमारे पास हमारे डाटा की कैशेज़ होती हैं, कैशे कॉपीज़ होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर तो ये 36 लॉन्च रीजन्स, वैसे मैंने आपको सही बताया है, और हर एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये है जी AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, और यही वजह है कि AWS पूरी दुनिया में छाया हुआ है कि इसके रीजन्स, इसकी लोकेशंस वो पूरी दुनिया में अब फैल चुकी हैं और फैल रही हैं। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे AWS नेटवर्किंग के बारे में अपने चैप्टर नंबर 6 में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।